विद्यार्थी मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स में पार्ट 3 वीडियो अपना है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको जैसे पता है कि इसमें मांग का नियम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और मांग के नियम के बारे में बात करें तो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच संबंध स्थापित करने वाले नियम को मांग का नियम कहते हैं। यानी आपको मांग का नियम की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच संबंध स्थापित करने वाले नियम को मांग का नियम कहा जाता है। अब यह नियम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रस्तुत किया और उनके अनुसार इसमें कंडीशन दिया गया। और कंडीशन क्या है कि यदि अन्य परिबल स्थिर रहें और वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की मांग में विस्तार होता है, यानी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में संकुचन होता है। तो उनके लिए शर्त क्या है कि अन्य परिबल जो है वो स्थिर रहेंगे। अन्य परिबल के बारे में हमने आगे चर्चा कर लिया है। ग्राहक की रुचि है, ग्राहकों की आय, स्थापन और पूरक वस्तुओं की कीमत है, भविष्य की कीमत के संबंधी अटकलें हैं और जनसंख्या का प्रमाण है। तो ये जो भी अन्य बातें हैं वह बातें स्थिर रहेंगी। ये ऐसा अगर होगा तो फिर मांग का नियम हम सिद्ध कर पाएंगे। इस तरह से मांग का नियम सिद्ध करने के लिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार हमको कुछ धारणाएं करनी पड़ेंगी। अब वो धारणाएं कौन कौन सी हैं? पहली धारणा है ग्राहकों की रुचि और पसंदगी स्थिर रहेगी, यानी ग्राहकों की रुचि और पसंदगी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। दूसरा धारणा करेंगे कि ग्राहकों की आय स्थिर रहेगी, ग्राहकों की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी धारणा करेंगे कि स्थापन और पूरक वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथी धारणा करेंगे कि भविष्य में कीमत संबंधी अनुमान नहीं लगाया जाएगा, तो यानी भविष्य में कीमत की कोई भी अटकल नहीं लगाई जाएगी। और एक पांचवी धारणा होगी कि जनसंख्या का प्रमाण स्थिर रहेगा। तो अगर इन धारणाओं का उपयोग करें तो हम ये मांग का नियम साबित कर पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो है मांग की अनुसूची। अब मांग की अनुसूची क्या है? तो मांग की अनुसूची के बारे में आपको बताना हो तो आप ऐसा बता सकते हैं कि कोई एक ग्राहक निश्चित समय में अलग अलग कीमत पर वस्तु की कितनी इकाई खरीदने की तैयारी करता है या तैयारी दर्शाता है। यह प्रतिशत या यह विषय प्रदर्शित करने वाला सांख्यिकीय कोष्ठक जो होता है, उस कोष्ठक को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मांग की अनुसूची। तो इस तरह से मांग की अनुसूची के अंतर्गत अलग अलग कीमत पर किसी एक ग्राहक के द्वारा अलग अलग की जाने वाली खरीदने की तैयारी दर्शाने वाला, यह प्रदर्शित करने वाला एक सांख्यिकीय कोष्ठक है। ये कोष्ठक को हम कहेंगे मांग की अनुसूची। अब इसमें हमने एक मांग की अनुसूची लिया, एक काल्पनिक है ये। तो इसके अंदर हमने दो कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है जैसे कोई वस्तु है चीनी, तो चीनी की कीमत रुपए में प्रति किलो और चीनी की मांग किलो में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अगर प्रति किलो चीनी का भाव 50 रुपया है तो वह ग्राहक चीनी की 10 किलो की डिमांड करता है, 10 किलो की मांग करता है। उसी तरह से जब चीनी की कीमत घटकर 40 हो जाती है तो अपनी मांग बढ़ा करके वह 20 किलो कर देता है, यानी उसकी खरीद शक्ति बढ़ जाती है। और उसी तरह से जब चीनी की कीमत घटकर 30 हो जाती है तो वो भी अपनी मांग को बढ़ाकर 20 से कहाँ कर देता है? 30 कर देता है। और जब कीमत घटकर 20 हो जाती है तो वह अपनी मांग बढ़ा करके 40 कर देता है। और अंत में जब चीनी की कीमत प्रति किलो 10 रुपया हो जाती है तो अपनी वह मांग बढ़ा करके 50 किलो कर देता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत यहाँ पर घट रही है
वैसे वैसे वो अपनी मांग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और अगर आप यहां से देखें तो ये देखिए वस्तु की कीमत बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, 50। तो जैसे जैसे यहाँ कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे वह व्यक्ति अपने मांग को घटा रहा है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मांग और नियम, मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग दोनों के बीच में विपरीत संबंध सिद्ध होता है। ये नियम कैसे सिद्ध हुआ, तो इन धारणाओं के आधार पर निश्चित हुआ। अब इसी को हम आलेख के अंतर्गत भी देख सकते हैं। तो आलेख के अंतर्गत जब इसको हम देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर y अक्ष है, तो y अक्ष पर हमने लिया है वस्तु की कीमत रुपए में, और उसके बाद हमने यहाँ पर x अक्ष है और x अक्ष को हमने लिया है वस्तु की मांग प्रति किलो के हिसाब से लिया है। तो दोनों अक्ष पर हमने अलग अलग चीज को धारणा किया है। यहाँ पर कीमत है, यहाँ पर मांग है। तो अब उसी चीज को हम जो कोष्टक में या अनुसूची में दर्शाए थे उसी को हम आलेख में दर्शा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर वस्तु की कीमत 10 रुपए है, देखिए तो वस्तु की मांग कितनी हो रही है, 50 किलो, बराबर, जो ये सारणी से आपका मिलेगा। फिर वस्तु की कीमत बढ़ करके 20 हो गई तो मांग घट के कितनी हो गई, 40 हो गई। वस्तु की कीमत बढ़ करके 30 हो गई तो मांग घट करके 30 हो गई। वस्तु की कीमत बढ़ करके 40 हो गई तो मांग घट करके 20 हो गई। और वस्तु की कीमत 50 हो गई तो मांग घट करके 10 हो गई। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक जो है 5 प्रकार की हमने कीमत यहाँ पर लिया है। तो ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु और ई बिंदु, ऐसे हमको 5 बिंदु प्राप्त हुए। इन 5 बिंदुओं को हम जोड़ेंगे तो एक रेखा तैयार हो रही है। देखिए ये रेखा ऊपर से नीचे की तरफ ढाल वाली है, इसको हम ऋण ढाल कहेंगे। कैसा, माइनस। तो ऋण ढाल वाली रेखा है और ये रेखा का नाम हमने दिया डीडी, डिमांड रेखा। तो ये मांग रेखा है ये। तो मांग रेखा यहाँ पर ऋण ढाल वाली क्यों है, क्योंकि मांग और कीमत के बीच में कैसा संबंध है, व्यस्त संबंध है या विपरीत संबंध है। इस वजह से मांग रेखा इस तरह से तैयार होगी। तो इस तरह से आप इसको समझा भी सकते हैं कि y अक्ष पर हमने कीमत लिया है, x अक्ष पर हमने वस्तु की मांग लिया है, और इस तरह से इकाई इकाई के अनुसार आप कीमत की वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की तुलना करके और आप इस आलेख को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में एक टॉपिक हमने लिया खाली, और वो हमने क्या लिया है, मांग का नियम। और मुझे उम्मीद है आपको मांग का नियम अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इसको आसानी से परीक्षा में भी लिख भी सकेंगे। और अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर के अपने तैयार करेंगे। धन्यवाद।